RS लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। MCQs की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रश्नों को लेकर। आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पहला प्रश्न। द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं? ये सबसे पहली बात है, ये जो यूनियन लिस्ट है, 3 तरह की लिस्ट है। ये लिस्ट कहाँ, कौन सी शेड्यूल में दी गई है? पहला प्रश्न है हमारा शेड्यूल को लेकर। शेड्यूल है 7 शेड्यूल में कितने तरह की लिस्ट दी गई है? 3 तरह की लिस्ट दी गई है। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट है। अब ये जो 66 है, इसमें से कुछ चीज़ें हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी गई, लेकिन इनकी नंबरिंग में चेंजेस नहीं है। आप ये ध्यान रखें, चाहे चेंजेस कुछ भी हुआ हो, ये बीच में ABCD के तौर पर जोड़ दिए गए इसमें और इसमें से हटा दिए गए, तो लास्ट की नंबरिंग चेंज नहीं होगी। यहाँ पर 66 ही रहेंगे, 47 ही रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हो गया यहाँ पर 97 आंसर। यूनियन लिस्ट का अर्थ होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पर कानून बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अर्थ हुआ संसद, संसद कानून बनाएगी। स्टेट पे राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी और कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उस पर दोनों कानून बना सकते हैं, और दोनों में अगर कंट्रोवर्सी होती है तो संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है वो प्रिवेल करेगा। इसके बाद में हम देखते हैं अगर कोई विषय जो इन तीनों में ही नहीं है वो कहाँ जाएगा? वो विषय जाएगा अवशिष्ट सूची में। और ये अवशिष्ट सूची कहाँ दी गई है? ये दी गई है आर्टिकल 248 में। इसमें कहा कि जब इनमें ये विषय नहीं आते हैं तो वो विषय अवशिष्ट सूची में डाल दिए जाते हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो ये 4 तरह की बातें आप याद रखें, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और अवशिष्ट सूची, ये 248 में। CRPC और CPC ये दोनों ही सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये कौन सी लिस्ट में है? कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सी नंबर है? CRPC है 13 नंबर पे और CPC है 13 नंबर पे और CRPC है 2nd नंबर पे, यानी दंड संहिता दूसरे नंबर पे के एंट्री पे दी गई है। इस तरह से हमने देखा जो यूनियन लिस्ट है उसको लेकर देखते हुए हमारे कितने प्रश्न बनते हैं, कौन सी शेड्यूल है, इसमें कितनी सूचियां हैं, इसमें कितने सब्जेक्ट है, इस पे कानून कौन बनाता है, और इसमें अगर नहीं होते तो वो कहाँ पे जाते हैं सब्जेक्ट, और इसमें जो हम जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो इसमें CRPC CPC किस सब्जेक्ट में आएंगे, किस लिस्ट में आएंगे, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ। जो संविधान की आत्मा है वो किसे कहा जाएगा? ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। संविधान की आत्मा प्रियम्बल को कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या बातें अपने को याद रखनी है? प्रस्तावना, प्रस्तावना में जो शब्दों का प्रयोग हुआ है वो सभी शब्द ये बताते हैं कि हमारा संविधान मूल रूप से क्या कहना चाह रहा है, ये हमारे उद्देश्य है। इसे उद्देश्य का भी कहते हैं। क्या क्या शब्द है इसमें? जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। क्या अर्थ होता है इनका? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का होता है कोई भी देश, जैसे हम भारत की बात करते हैं तो भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसे हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहेंगे। समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य।
तो समाजवाद आर्थिक हित से संबंधित है। पंथ निरपेक्ष राज्य किसी भी पर्टिकुलर धर्म को संरक्षण नहीं देता है, जबकि वो सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा। गणराज्य जिसका राजा वंशानुगत नहीं होता है बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें ये बताती है कि हमारा शासन, हमारी जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की होगी। तो ये संविधान की आत्मा को डिफाइन करती है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे हम न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता की बात करें, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उनमें बंधुता बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें हमने एक जगह पे एकत्र कर दी और हम हमारी मूल भावना को बता दी। अब ये जो बातें बताई गई ये कौन संविधान सभा में कब रखी गई? संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946, 2 दिन बाद में। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, क्योंकि उस वक्त चुनाव नहीं होता है, तो यही कहा जाता है जो भी इनमें से वृद्ध होगा, एज में जो सबसे बड़ा होगा, वो संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। तो कौन होगा? सच्चिदानंद सिन्हा को वहाँ पे चुना जाता है। फिर यहाँ पर दूसरी सभा में स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। जो तीसरी बैठक होती है वो भी 2 दिन बाद में होती है और ये 1946। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है और ये 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। 1947 22 जनवरी ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। लाते कौन है? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। तो इसके संबंध में हमने क्या क्या प्रश्न देखे? संविधान की आत्मा प्रियम्बल को कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या शब्द हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा की तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये सारी हमारी मूल भावनाएं बताते हैं। इसके बाद में ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो प्रस्तावना है, वो कब लाई गई? 13 दिसंबर को। और कब पारित की गई? 22 जनवरी को ये पारित की गई। कौन लाए थे? जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। ये हुआ प्रियम्बल को लेकर हमारे प्रश्न। इसके अलावा प्रियम्बल पे और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ या नहीं? हाँ, अमेंडमेंट हुआ। कितने अमेंडमेंट हुए? एक अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ? कौन सा हुआ? 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट कब होता है? 1976 में। इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि ये अभी तक का सबसे बड़ा संशोधन है। लघु संविधान, भी कहते हैं। और इसमें कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया? तो हिंदी के अकॉर्डिंग आप 3 वर्ड याद रखें, स्पा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपको इतने प्रश्नों को याद करना है। प्रियम्बल को लेकर अगर प्रश्न आता है तो इन चीजों को आप याद रखें। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं हम। अगला प्रश्न है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेट अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान या राजगोपालाचारी प्लान। अब इसमें आप सबसे पहले देखिए जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। इसके बाद में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। और ये जो कैबिनेट मिशन है इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा का निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? नाम लिखिए। पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा
AB अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य इसमें थे और इन्होंने भारत की संविधान सभा का निर्माण इस कैबिनेट मिशन के प्लान के अकॉर्डिंग किया गया था। और जो माउंटबेटन प्लान था, इसके अकॉर्डिंग 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया था। 2 अधिराज्य बनाए गए थे, इंडिया और पाकिस्तान, जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भी कहते हैं। तो इसका आंसर हुआ कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया था। ये आई थी 1946 में। अगला प्रश्न, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर अडॉप्टेड फ्रॉम। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, कौन सा वर्ल्ड वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 2 महान शक्तियाँ थी। 2 महान शक्तियाँ थी, एक तरफ था अमेरिका और एक तरफ था रूस। एक तरफ अमेरिका और एक तरफ था रूस। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें ली, FR तो हमने लिया फंडामेंटल राइट्स, तो हमने अमेरिका से लिया, और FD फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमने रूस से ली। तो यहाँ पर ये वर्ल्ड वॉर को आप याद रखें ताकि आपको फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कंफ्यूजन ना हो। फंडामेंटल राइट्स USA से ली और फंडामेंटल ड्यूटीज़ रसिया से ली गई है। तो इसका आंसर सही होगा रशियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कनाडा से क्या लिया है, अमेरिका से क्या लिया है, फ्रांस से क्या लिया है, इसके लिए कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। कनाडा से हमने लिया है संघीय शासन व्यवस्था। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, एक बात आती है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था और संघीय शासन व्यवस्था ये दोनों ही है। ध्यान दीजिए, जब ये सारा कुछ हुआ था तो हमारे भारत में अंग्रेजों का राज था, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग हमारी संसद का निर्माण हुआ। तो संसदीय इफेक्ट जो आएगा वो ब्रिटेन के संविधान के अकॉर्डिंग आएगा। तो संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली, जबकि ये जो फेडरेशन है संघीय शासन व्यवस्था वो हमने कनाडा से ली है। इसके अलावा USA की हम बात करें तो USA में हमें कुछ शॉर्ट फॉर्म याद करनी है, जैसे FR तो हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू JR जुडिशियल रिव्यू, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट SC सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, और ये सभी क्या है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, IMP इम्पीचमेंट महाभियोग, और PIL, ये सबकी हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी। अगर ये आपको 6 शॉर्ट फॉर्म याद हो जाती है तो आपको USA की सारी चीज़ें याद हो जाएगी, हमने इससे क्या क्या लिया। फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट और PIL, ये सारी चीज़ें USA से ली गई है। अब फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस को याद करने का तरीका है, फागुन आता है और फागुन में एक महोत्सव होता है जिसे हम फाग महोत्सव कहते हैं। तो फा से हो गया फ्रांस और ग से हो गया गणतंत्र। तो फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया है। तो कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था, रसिया से फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेरिका से ये सारी चीजें, और फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। Which article of the Constitution of India deals with fundamental duties?